ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आज आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज 2015 का समान अध्ययन जीएस पेपर जनरल स्टडीज पेपर 2 का क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर का 2015 का उसे हम लोग रीड करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे। मैं यहाँ कोई विश्लेषण करने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ यह रीड करने के बाद हम लोग एक अनुमान लगा लेंगे, इससे मूल्यांकन कर लेंगे या फिर इसका विश्लेषण करके हम लोग समझ जाएंगे अपने आप कि किस प्रकार और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के पैटर्न क्या है। तो आइए आप तमाम विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक देखिए कि आखिर इसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार से और किन किन टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अध्ययन पेपर 2 ये 2015 का जनरल स्टडीज मेंस का। जानते ही हैं कि जनरल स्टडीज सारे जो है 250 वर्ड्स के होते हैं, 3 आवर्स टाइम मिलते हैं। इसके कुछ जो है विशेष अनुदेश दिए गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर सभी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्नों की शब्द सीमा है जहां उल्लिखित है को माना जाना चाहिए। आगे है प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। वही चीजें इंग्लिश में दी गई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 और 250 मार्क्स 3 आवर्स, और हम लोग इसका अब कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हिंदी में वही अब इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूं। इसे आप भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं बस क्वेश्चन को रीड करना चाहता हूं, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड बाय वर्ड करके। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। देयर आर 20 questions printed both in Hindi and in English. All questions are compulsory. Number of marks carried by a questions part is indicated against it. Number of marks, तो कितने मार्क्स के हैं। आगे answer must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question cum answer booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. Word limit is in questions wherever specified should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off. अब आइए हम लोग यहाँ प्रश्न देखने से पूर्व कुछ यहाँ देखिए एक शब्द में दिया गया है, क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक 200 शब्दों। देखिए वर्ड लिमिटेशंस का ऊपर चर्चा था कि जितने वर्ड लिमिटेशंस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो 200 शब्द कहने का मतलब है कि 190 और 210 के बीच में, मतलब 10 शब्द आगे भी हो सकते हैं और 10 शब्द पीछे भी हो सकते हैं। ज्यादा का अंतर नहीं है कि 200 शब्दों में 250 शब्द लिख दिए या 200 है तो 150 में लिखे। खैर अगर कम आता है तो कम लिखना ही होगा, लेकिन 200 शब्दों से मतलब बाहर नहीं जाना। ये मतलब 200 शब्दों का यहाँ निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक जितने भी क्वेश्चन है वो 200 शब्दों के से अधिक ना हो। उत्तर की विषय वस्तु शब्द सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है। करने का मतलब है कि तो कंटेंट ऑफ द आंसर, कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेंथ ऑफ द आंसर। तो जो कंटेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लेंथ। मतलब आपकी जो क्वालिटी है ना, जो गुण है या क्वालिटी जो आंसर का है वो मैटर करेगा, ना कि क्वांटिटी। अब बल्क क्वांटिटी में 8-10 पेज में लिख रहे हैं लेकिन उसमें कुछ मतलब क्वालिटी उसका है ही नहीं, तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो कंटेंट इज इंपॉर्टेंट नॉट इट्स लेंथ, सो बी स्टिक टू द वर्ड लिमिट ऑफ 200। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। Discuss the following factors that in
He beat India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for a directive principle of state policy. 12.5 marks. Question number 2. हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर आधिकारिक बल दिया जा रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालिए। The concept of corporative federalism has been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawback in the existing structure and the extent to which the corporative federalism would answer the shortcomings. तो हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायती और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रही हैं, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचना पूर्वक चर्चा कीजिए। इन एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम, पंचायत and samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. 12.5 marks. Question number 4 देखें। खाप पंचायतें संविधानोत्तर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिए विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। खाप पंचायत have been in the news for functioning as extra constitutional authorities, often delivering pronouncement amounting to human rights violation. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things right in this regard. क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के भी निश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए। Restoring to ordinance has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinance, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issues have further facilitated restoring to this power. Should the power to promulgate ordinance be repealed? क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यात अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यांत्रिक तत्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए। व्हाट आर द मेजर चेंजेस ब्राउट इन द Arbitration and Conciliation Act 1996 to the recent ordinance promulgated by the President? How far will it improve India's dispute resolution mechanism? Discuss. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने की विधिक नियम भी शामिल हैं? इस पर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। Does the right to clean environment entail legal regulation on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and judgments of the apex court in this regard. Question number 8. विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम FCRA 1976 के अधीन गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीय के नियंत्रक नियमों के हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Examine critically the recent changes in the rules governing foreign rules
governing foreign funding of NGO under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 1976. 12 and half marks. Question number 9. आत्मनिर्भर समूह SHG बैंक अनुबंधन कार्यक्रम, जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता न्यूनीकरण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स linkages programs, which is India's own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program elucidate. 12 and half marks. क्वेश्चन नंबर 10 देखें। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। हाउ कैन द रोल ऑफ एनजीओ बी स्ट्रेंथेंड इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन द मेजर कंस्ट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की पदोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिए। द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया requires major improvement to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss. 12 and half marks. Question number 12. सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएं हैं। क्या आपके विचार में खाई को काटने में निजी क्षेत्र सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन से व्यवहार्य विकल्प सुझाएं? Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other valuable alternative would you suggest? Question number 13. यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न प्राक्कलन किए गए हैं, तथापि सभी समय गुजरने के साथ निर्धनता स्तरों में कमी लाने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण निर्धनता संकेतों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। True, there have been several different estimates of poverty in India. All indicate reduction in poverty over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators. 12 and half marks. Question number 14. सत्यम कलंकपूर्णम कार्य 2009 में प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। इन द लाइट ऑफ द सत्यम स्कैंडल 2009, discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency and accountability. Question number 15. यदि संसद में पटल पर रखे गए विसल ब्लोअर्स अधिनियम 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं। समालोचना पूर्वक मूल्यांकन कीजिए। इफ अमेंडमेंट बिल टू द विसल ब्लोअर्स एक्ट 2011 tabled in the parliament is passed, there may be a no left to protect. Critically evaluate. Question number 16. वंचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें। पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। For achieving the desired objective, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous. Discuss in the light of experience of the recent past. Question number 17. अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। Increasing interest of India in Africa has its pros and cons. Critically examine. Question number 18 देखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई। Discuss the impediments India is facing in its pursuit of a permanent seat in UN Security Council. क्वेश्चन नंबर 19, परियोजना मौसम को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिए। प्रोजेक्ट मौसम is considered a unique foreign policy initiative of the India government to improve relationship with its neighbors. Does the project has a strategic dimension? Discuss. Question number 20. आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास में भारत पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान प्रदानों जैसे मृत्यु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। Terrorist activities and mutual distrust have clouded India's Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples. तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, यही इसका समापन होता है। तो हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन पेपर 2 मतलब जनरल स्टडीज पेपर 2 का जो है 2015 का जो है हम लोग प्रश्न पत्र देख रहे थे, क्वेश्चंस पेपर। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप इसका खुद मूल्यांकन करें कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। ये करंट अफेयर बेस्ड इसमें क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं, उसका मात्रा अधिक रहता है जो GS2 होता है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो दूसरा होता है। तो ये करंट अफेयर इसमें स्टैटिक्स होते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड रहता है, कुछ ना कुछ उसका रिलेशन करंट से होता है। तो कुछ पैटर्न जो है आप खुद इसमें समझने की कोशिश कीजिए, इसके कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए। मैंने क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत किया, बस मैंने रीड किया, इसका मूल्यांकन विश्लेषण आप खुद करें, स्वयं करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।